हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम बात कर रहे हैं कस्टम्स लॉ की और लास्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक देख रहे थे दैट इज़ रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो वो हमने कंप्लीट किया था सेक्शन 17 एंड 18। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है इस पार्ट में, वैसे असेसमेंट का पार्ट नहीं है लेकिन उसके साथ साथ आप मिसलिनियस सेक्शंस में इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है आज का दैट इज़ सेक्शन नंबर 13। इट इज़ ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स। ठीक है, तो पिल्फरेज की बात कर रहे हैं। अब पिल्फरेज का वैसे अगर आप डिक्शनरी मीनिंग सर्च करेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके बहुत सारे गुड्स हैं एक ह्यूज क्वांटिटी में, लार्ज नंबर में, तो उसमें से बहुत माइनर क्वांटिटी के गुड्स जो है वो मिसप्लेस हो गए या चोरी हो गए, मिसिंग है, तो उसको हम बोल सकते हैं पिल्फरेज। थेफ्ट और लॉस्ट गुड्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी माइनर क्वांटिटी, वैसा बोल सकते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल अपने ऐसा ले रहे हैं कि आपने जो भी कंसाइनमेंट इंपोर्ट किया था उसकी बात कर लेते हैं। अब वो कंसाइनमेंट में आपने टोटल 10,000 यूनिट्स इंपोर्ट किए। ठीक है, अब शिप के थ्रू गुड्स जो है पोर्ट पे आ चुके हैं, पूरे कंप्लीट क्वांटिटी में आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पोर्ट पे जब उसको टेम्परेरीली स्टोर किया गया, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करवा लेते, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई और कुछ 100 यूनिट्स जो है वो मिसप्लेस हो गए। ठीक है, 100 यूनिट्स। बाकी के 9900 यूनिट्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर कंडीशन में और आपको हैंड ओवर किए जा रहे हैं। अब आप ही मुझे बताओ कि आप इसमें जो ड्यूटी पे करोगे वो कितने यूनिट्स पे पे करोगे। 10,000 यूनिट्स पे आप ड्यूटी पे करने के लिए रेडी हो जाओगे या फिर 9,900 यूनिट्स जो है वो मोर देन इनफ रहेगा। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे यार जो यूनिट्स मुझे मिले ही नहीं, जो 100 यूनिट्स खो गए, मैं उसके ऊपर ड्यूटी क्यों पे करूँ। तो आप ये 100 यूनिट्स पे तो ड्यूटी पे करने से साफ मना कर दोगे। बचा कितना, जो कंसाइनमेंट आपको मिला। तो ऑब्वियसली ये जो 100 यूनिट्स है जो मिसप्लेस हो गए पोर्ट अथॉरिटी से, इसको हम बोलेंगे दैट इज़ पिल्फरेज। ठीक है, पिल्फर होना मतलब स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स का चोरी हो जाना या फिर खो जाना, दैट इज़ पिल्फरेज। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही। आगे सेक्शन 13 में ये भी क्लैरिफाई किया हुआ है कि अब इम्पोर्टर ने तो ड्यूटी देने से मना कर दिया, सरकार का तो रेवेन्यू लॉस हो गया ना, वो 100 यूनिट्स पे जो ड्यूटी वो कमा सकते थे। तो उसके लिए सेक्शन 45 में ये चीज़ क्लियर की है। सेक्शन 45 आगे के लेक्चर में भी आने वाला है। यहाँ पे बोला है कि जो पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट का जो कस्टोडियन ऑफिसर है, ठीक है, कस्टोडियन ऑफिसर, उस कस्टोडियन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पोर्ट अथॉरिटी के पोजीशन में गुड्स का ध्यान रखने की, और उसकी लापरवाही से, नेग्लिजेंस से अगर नुकसान होता है पोर्ट का या कस्टम अथॉरिटीज़ का, तो ऑब्वियसली वो पैसा कस्टोडियन ऑफिसर से रिकवर किया जाएगा, उसकी सैलरी में से रिकवर किया जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। डन। तो सेक्शन 45 में ये सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी कि कस्टोडियन ऑफिसर के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी आएगी अगर उसके पोजीशन में गुड्स इस तरीके से मिसप्लेस हो जाते हैं, तो उस पर जो भी ड्यूटी बनती है सरकार अपना रेवेन्यू लॉस कहीं ना कहीं ऑफिसर से कवर करेगी। तो ये ध्यान रख के आप चलना। बाकी सेक्शन की लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है। देखो, अगर आप फाइनल लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये सेक्शन आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। 2 मार्क्स मोर देन इनफ हो गया। ज़्यादा वेटेज देना होगा, 3 मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ पिल्फरेज डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं, पास्ट एग्जाम्स में पूछा भी है। तो उसमें सेक्शन 45 का जो पॉइंट है ना, वो आप खास कवर कर लेना। बाकी एग्जीक्यूटिव वाला जो सिलेबस है, नई मॉड्यूल जो 2022 की मैं देख रहा था, उसमें ये टॉपिक्स बहुत डिटेल में मुझे कहीं मिले नहीं, लेकिन स्टिल मैंने एक बार रखे हुए हैं क्योंकि बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं, नॉलेज के लिए भी काम आएंगे। और जो अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आगे फाइनल लेवल पे तो ये चीज़ें पढ़नी है, तो पढ़ा हुआ कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, वो डेफिनेटली आपको काम आएगा। चलिए नेक्स्ट ब्लॉक पे चल रहे हैं, दैट इज़ सेक्शन नंबर 21। अब 21 में भी कुछ टर्म्स एक्सप्लेन किए हुए, डी रेलिक्ट, जेटसैम, फ्लोटसैम और रेक। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं, और ड्यूटी की लायबिलिटी कैसे आएगी कैसे नहीं वो भी क्लियर आउट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ ऑफ डी रेलिक्ट। अब ऐसा बोला हुआ है कि कोई पर्टिकुलर शिप है, ठीक है, मास्टर, पर्सन इन चार्ज, शिप का जो भी है पर्सन इन चार्ज, वो उसको लेके आ रहा था। पानी में शिप ख़राब हो गई, वेदर ख़राब हो गया, या फिर ये लगने लगा कि शिप डूब जाएगी, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी रीज़न हुआ, लेकिन पर्सन इन चार्ज ने वो शिप को पानी में वहीं पे छोड़ दिया। उसने अपनी जो भी बोट होगी जिसके ऊपर वो आ सकता था पूरी शिप को छोड़ के, वो इमरजेंसी बोट को यूज़ करके आ गया, और अब उसका कोई इरादा नहीं है पानी में वापस जाके वो शिप को लेके आने का। उसने उसको वहीं पे एबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, रेलिंक्विश कर दिया, जो भी आप बोलो। अब ऐसी सिचुएशन में शिप पानी में खड़ी है, उसके ऊपर बहुत सारा कार्गो गुड्स है, बहुत सारे कंटेनर्स एंड ऑल। अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका क्या रोल है वो भी समझो। आप सपोज बीच पे घूमने निकले हो,
आपने बोला यार कहीं घूमने फिरने जाने का मन हो रहा है, अब रोड पे तो बहुत ट्रैफिक होता है, संडे का दिन है सपोज, और रोड पे नहीं निकलना, कुछ नया करते हैं, और अपने पास सब कुछ है, बोट है, यॉट है, स्पीड बोट है, सारी चीज़ें हैं अपने पास, जैसे अपने को इमेजिन करना है। तो आप ना अपनी स्पीड बोट लेके पानी में निकल गए राउंड मारने कि बोले चलो अपने पास 200 नॉटिकल माइल्स तक की तो रेंज है ही, ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, हाई सी। तो अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स तक घूम के आ भी जाएँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप सीधा अपनी बोट लेके निकल गए पानी में। अब वहाँ पे पहुँच के आपने देखा है पानी में तो शिप खड़ी हुई है, शिप पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, इतने सारे कंटेनर है, आपने सोचा जाके देखते हैं क्या चल रहा है। और वहाँ पे जाके देखा तो इतने सारे गुड्स पड़े हुए हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी लगती है, मोबाइल फ़ोन्स होंगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो आपने सोचा यार यहाँ तो पूरा शॉपिंग मॉल खुला हुआ है और देखने वाला भी कोई नहीं, उठा लो जितना सामान भर सकते हो। आपने उसमें से जितना सामान आपकी बोट में कैपेसिटी थी, जितनी नहीं थी उतना भी भर लिया और आप लेके पोर्ट पे आ गए। अब जब पोर्ट पे आए तो कस्टम ऑफिसर्स ने आपको रोक लिया, बोले ये तो कस्टम वाले गुड्स है, इस पर ड्यूटी भरो। तो आपने बोला यार गुड्स तो हमारे है ही नहीं, ये गुड्स तो देखो वहाँ शिप पानी में रुकी हुई है, उस पर बहुत सारे गुड्स पड़े, आप हमसे ड्यूटी वसूल करने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, इससे बेटर जाके आप भी थोड़ी शॉपिंग कराओ, फ्री है। अब वो बोले कि नहीं यार पहले कस्टम ड्यूटी तो आपको देनी पड़ेगी, आप गुड्स लेके आए हो, पानी में शिप खड़ी है, आप कहाँ से लाए हमें नहीं पता, लेकिन पोर्ट पे अगर आप गुड्स लेके आए हो तो इम्प्लाइड है कि हम आपसे ड्यूटी वसूल करेंगे। अब ये बात पे सेक्शन क्या बोल रहा है, तो सेक्शन में भी यही चीज़ बोली है कि अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन में गुड्स आपको मिलते हैं पानी में से और आप उसको लेके आते हो तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी पे करने की किसकी रहेगी, वो आप ही की रहेगी। क्लियर है। फिर वो गुड्स के असली मालिक आप हो या कोई और है, उस बात से पोर्ट अथॉरिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर। चलो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। अगले पॉइंट में बात हो रही है जेटसैम की। अब जेटसैम में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, शिप पानी में है, शिप जो है वो डूब सकती है, ऐसा डर लग रहा है, बिकॉज शिप के ऊपर जो वेट है गुड्स का, वो वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, शिप को और ख़ुद को बचाने के लिए शिप पे से कुछ पर्टिकुलर गुड्स पानी में फेंक दिए ताकि शिप का वज़न कम हो जाए और शिप पानी में डूब ना जाए और सब लोग सेफली पोर्ट तक आ सके। अब आप तो वही संडे को आप निकले बोट लेके, अपना काम फिक्स है, ठीक है, अपने वही करते हैं, बोट लेके पानी में चक्कर काटने निकल जाते हैं और वहाँ पे पानी में पड़े हुए गुड्स अगर आपको मिल गए, ऐसी सिचुएशन हुई, फिर आप उसको पोर्ट पे लेके आ गए, तो अगेन क्या होगा, वो कस्टम ऑफिसर तो वहीं बैठे होंगे, आपको रोक लेंगे, आपसे ड्यूटी चार्ज करेंगे। आप भी बोलोगे यार हर बार हमें ही पकड़ते हो और कोई मिलता नहीं है क्या, लेकिन उनका तो काम ही वही है, तो ऑब्वियसली वो आपके अगेंस्ट जो भी प्रोसीजर करना है वो करके ड्यूटी रिकवर करें। क्लियर यहाँ तक। चलिए तो नेक्स्ट सिचुएशन पे चल रहे हैं। इसके बाद है फ्लोट सैम। अब जेटसैम और फ्लोट सैम में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जेटसैम में गुड्स जानबूझ के पानी में फेंके गए थे शिप का वज़न जो है वो कम करने के लिए। फ्लोट सैम में ये हो रहा है कि जानबूझ के पानी में गुड्स फेंके नहीं, लेकिन वो अपने आप गिर गए बिकॉज ऑफ सम पेरिल। एक वर्ड यूज़ किया है, पेरिल का मतलब कोई इंजरी हो सकती है, पेरिल का डिक्शनरी मीनिंग है इंजरी। तो पानी में शिप थोड़ा टर्बुलेंट था, वेव्स थी, शिप थोड़ी इधर उधर हुई, कुछ कंटेनर्स पानी में गिर गए, ऐसा सब होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोट सैम। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगेन आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप अपनी बोट लेके घूमने निकले हो और आपको गुड्स मिल गए तैरते हुए पानी में, आपने उठा लिए, सेम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट है रेक। अब ये रेक जो है ना, ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन जो पॉसिबल है। रेक का मतलब है कि शिप टाइटैनिक वाली अपनी सिचुएशन है कि भाई शिप टकरा गई है, डूब गई है और गुड्स जो है पानी में फ्लोट कर रहे हैं और आपको मिल जाते हैं। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन होगी, आप अगर ऐसा क्लेम कर रहे हो कि भाई पानी में से हमें गुड्स मिल गए तो हम लेके आ गए, उस पर ड्यूटी पे करना जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। क्लियर, डन। तो ये रेक की बात हो रही है। ओके, तो ये सेक्शन 21 आपका यहाँ तक आते आते कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, इट इज़ सेक्शन नंबर 22, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डिटीरियोरेटेड गुड्स। देखें डैमेज्ड और डिटीरियोरेटेड गुड्स जो है वो क्या होते हैं और कैसा, मतलब ऐसी सिचुएशन कब आ रही है। आपने जो भी गुड्स मंगवाए, इंपोर्ट किए, वो कंसाइनमेंट पोर्ट तक तो ठीक ठाक कंडीशन में आ गया, लेकिन पोर्ट अथॉरिटी में जो अपना ऑफिसर है, तो उनकी अथॉरिटी में उनके पास जब गुड्स स्टोर करके पड़े थे तब वो गुड्स डैमेज हो गए और उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई। और अब ऐसा है कि ऐसा नहीं है, क्वांटिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने यूनिट आपने मंगवाए थे क्वांटिटी पूरी अवेलेबल है, लेकिन जो गुड्स की क्वालिटी है ना वो डिग्रेड हो गई है और अब आप पूरा पैसा जो है वो देने के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज आप बोल रहे हो कि यार ये तो उस क्वालिटी के गुड्स बचे ही नहीं जिस क्वालिटी के हमने मंगवाए थे। तो जो 100% क्वालिटी हमने बोली थी वो गुड तो यहाँ पड़े पड़े ख़राब हो गए। अब मार्केट में इसको बेचने जाएंगे तो इसका हमें पूरा पैसा मिलेगा नहीं, तो हम ड्यूटी पूरी क्यों पे करेंगे। क्लियर हो रहा है। तो सेक्शन 22 में डिपार्टमेंट ने ये चीज़ अलाउ की है कि ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है
तो आप फुल ड्यूटी पे मत करना, हम आपको उसमें कुछ रिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे। तो नॉर्मली जो ड्यूटी है, सपोज अगर 15% है तो रेट वही रहेगा, हम 15% को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन गुड्स की जो वैल्यू है ना उसको हम चेंज कर देंगे। अगर 1 लाख रुपए के गुड्स हैं तो सपोज़ हम उसको गिन लेंगे कितना डिटीरियोरेशन हुआ है। अगर मान लो 30% डिटीरियोरेशन हुआ है तो हम गुड्स की वैल्यू को मान लेंगे 70,000। तो आप 1 लाख पे 15% मत भरना, आप 70,000 पे 15% भर देना, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको वो जो डिस्काउंट चाहिए था वो मिल जाएगा। क्लियर? तो सेक्शन 22 का पूरा बेस इतना ही है। थियरी में पूछा तो आपको ये पॉइंट्स अपने वर्ड्स में मेंशन करने हो तो भी चलेगा, सब सेक्शंस का इतना टेंशन नहीं है। बाकी MCQ वाले पार्ट में तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा आप सॉल्व कर ही लोगे। तो टेक्निकली सेक्शन उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आराम से इसको समझा जा सकता है। लैंग्वेज एक बार आपको पढ़ के उसकी क्लियर करनी पड़ेगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 23। अब ये पीछे जो हमने देखा ना पिल्फरेज, कुछ वैसा ही है, बट पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि सेक्शन 13 अपनी जगह, ये अपनी जगह। अब पिल्फरेज का मतलब था बहुत स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स का मिसप्लेस होना या डैमेज होना, उस तरीके से। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, कहीं पे रह जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप ड्यूटी उतने गुड्स पे नहीं दोगे जो मिसिंग है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 23, रेमिशन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी है इसमें इसके अलावा, दैट इज रेलिंक्विशमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड। अगर आपने गुड्स को इम्पोर्ट किया, अब वो गुड्स शिप पे ही सही कंडीशन में नहीं आए, मतलब मैन्युफैक्चरर ने जहाँ से भेजे है ना वहीं से वो गुड्स डैमेज कंडीशन में या ऐसी कुछ सिचुएशन में आ गए, या आपने जो मंगवाए थे कुछ गलत ही गुड्स आए, सामने वाला लेने को रेडी नहीं है। अब ऐसे में आप अगर पोर्ट अथॉरिटी को ये बोलोगे कि ठीक है हम कंसाइनमेंट को क्लियर करवा रहे हैं, तो क्लियरेंस के जितने भी चार्जेस हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं, वो तो सारी आपके पॉकेट से चले जाएंगे। तो आपने क्या सोचा, आपने बोला डिपार्टमेंट को कि देखो ये गुड्स जो हैं हमें इसको क्लियर करवाना नहीं है, क्योंकि या तो ये डैमेज्ड है या फिर ये मिसफिट है, जो हमने मंगवाए थे वो गुड्स नहीं है, कुछ अलग ही है। इससे बेटर है कि हम इस गुड्स को यहीं छोड़ दें, आपको इसको जो करना है करो। हम राइटिंग में दे देते हैं कि इन गुड्स के ऊपर हमारा कोई टाइटल नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, आप इसको रद्दी में दे दो, स्क्रैप कर दो, ऑक्शन कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, घर ले जाओ, जो करना है करो, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड रेलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो उस सिचुएशन में फिर आपको ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका एक प्रोविज़ो है, यहाँ पे प्रोविज़ो बड़ा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे थे ना, गुड्स को स्मगल कर रहे थे, मतलब गलत कैटेगरी दिखा के गुड्स को इंपोर्ट करने की ट्राई कर रहे थे, और गवर्नमेंट को पता चल गया, उन्होंने आपको पकड़ लिया। अब जैसे ही आप पकड़े गए तो स्मगलिंग के अगेंस्ट तो फिर चार्जेस सीवियर हो जाएंगे। आपने बोला नहीं टाइटल रेलिंक्विश, ये गुड मेरे नहीं है, मतलब जब तक पकड़े नहीं गए तब तक ठीक था, जैसे ही पकड़े गए आपने अपना टाइटल रेलिंक्विश कर दिया ड्यूटी को बचाने के लिए। तो आप ही बताओ फिर ऐसे थोड़ी ना अलाउ करेंगे। तो पकड़े गए तो फिर बोले नहीं गुड्स मेरे नहीं है, नहीं तो आप क्लियर करा के ले जाते। तो ऐसी सिचुएशन में रेलिंक्विशमेंट का जो पावर है वो आपका चला जाएगा और आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रोविज़ो में ये सिचुएशन को भी क्लैरिफाई यहाँ पे किया। डन। तो ये आपका सेक्शन 23 कंप्लीट। अब इस ब्लॉक में लास्ट सेक्शन बचा है, इट इज़ सेक्शन नंबर 24, डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो देखते हैं ये होता क्या है। देखो ये सेक्शन के ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स रेयरली अवेलेबल है, लेकिन एक प्रोविज़न रखा हुआ है एक्ट में कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो सरकार ऐसा कर सकती है, पावर उनके पास है। सपोज़ आपने कोई केमिकल इंपोर्ट किया या फिर कोई मशीन इंपोर्ट की, कोई भी एग्जांपल अपने ले सकते हैं। अब मशीन इंपोर्ट की तो मशीन के मल्टीपल यूजेस है, मतलब ऐसी मशीन है जो मल्टीपर्पज़ है, उसके अलग अलग यूज़ आप कर सकते हो। एक यूज़ ऐसा है कि अगर आप उस कैटेगरी में उसको क्लासीफाई करोगे तो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% है, दूसरी कैटेगरी में अगर क्लासीफाई करोगे तो 50% है, और तीसरी में करोगे तो 150% बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही है। अब आप तो बोलोगे कि सर हम तो इस मशीन का वो यूज़ करने वाले हैं जिसमें एक्चुअली में ड्यूटी 5% लगती है, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, विच एवर इज़ मिनिमम, जो सस्ते में ड्यूटी पे करके अगर अपन निकल जाए तो अच्छा है। लेकिन वहीं पे डिपार्टमेंट तो इसको फिर बोलेगा हम 150 में भी तो क्लासीफाई कर सकते हैं। मशीन क्लियर करवाने के बाद आप उसका क्या यूज़ करते हो हम थोड़ी ना देखने आने वाले हैं। क्लियर है? तो डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 24 में एक पावर रहेगा कि वो इस मशीन को, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं उस तरीके से कि आप इनको इस पर्पज़ के लिए यूज़ ना कर पाओ और आप सिर्फ यही पर्पज़ के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, ताकि उनके साथ रेवेन्यू का फ्रॉड ना हो जाए। दैट इज़ द ओनली रीज़न। केमिकल में भी सेम चीज़ हो सकती है, एक केमिकल के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, तो उस केमिकल में दूसरा कोई कंपाउंड या कोई केमिकल मिक्स करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ताकि सही ड्यूटी आपसे कलेक्ट की जा सके। ये आइडिया सरकार यूज़ कर सकती है। अभी तक इसका एक ही एग्जाम्पल अवेलेबल है प्रैक्टिकली, और वो यहाँ पे दे रखा है। इथाइल अल्कोहल की बात हो रही है, प्योर इथाइल अल्कोहल।
विदाउट एनी मिक्सचर। अब इथाइल अल्कोहल ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, ऐसे खतरनाक नाम, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पता नहीं क्या क्या, और उसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, केमिकल रिएक्शंस, इसके साथ ये मिलाएंगे तो ये होगा, कुछ समझ में नहीं आता था, तभी हम कॉमर्स लेके यहाँ बैठे हुए ऑब्वियसली। तो इथाइल अल्कोहल जो है उस पर 150% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है अगर वो प्योर फॉर्म में, और अगर आप उसको डीनेचर करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो तो आप उस पर सिर्फ 5% ड्यूटी भर के लेके जा सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आपका यूज़ वही वाला है कि डीनेचर्ड फॉर्म में चलेगा तो 5% ड्यूटी भर के आप क्लियर करवाना चाहोगे, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो इथाइल अल्कोहल में कॉपर सल्फेट, ये भी नाम आपने कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में सुना होगा, ऐसा फॉर्मूला था उसका, CuSO4 ऐसे करके लिखते थे, कॉपर को Cu का सिंबल देते थे, क्यूप्रम, और सल्फेट है तो दैट इज SO4, तो ये कॉपर सल्फेट होता है। अब इथाइल अल्कोहल में इसको आप मिक्स करोगे तो वो डीनेचर्ड हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड हो जाएंगी, एंड देन आप उस पर 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करके लेके जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा ये सेक्शन 24 किस तरीके से काम कर रहा है। प्रैक्टिकली बहुत कम यूज़ हुआ है, रेयरली यूज़ हुआ है, लेकिन एक पावर गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक आते आते अपने ब्लॉग कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब आपका काम है इसको रीड करके रखो, आपके डाउट्स निकाल के रखो, तो अपने डाउट सॉल्विंग सेशंस में उसको हम डिस्कस करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ पे पैकअप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।